हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर चुका है। तो आपकी तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं यूपीएचसीएससी के एडवर्टिसमेंट 47 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो 5 जनवरी में हुआ था, उससे जीके पार्ट के 30 क्वेश्चंस। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो जीएस का पोर्शन आता है उसको समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। 1905 में हुए बंगाल विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। इसी की वजह से बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? तो ये सवाल हिस्ट्री से है, तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, पाली। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली जो थी वो शिक्षण का माध्यम थी। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फारसी। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये है बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित बहुत ज़्यादा सवालात सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जनघनत्व के मामले में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। तो दोस्तों, वर्ष 2011 की जो जनसंख्या की गणना हुई थी, इसको भी आपको तैयार करना होगा। इससे भी आपको 1-2 प्रश्न आपके आगामी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 12। 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जिसे हम कहते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1998, 1998 में। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति। तो दोस्तों यहाँ से एक बात निकल कर सामने आती है कि संविधान को भी अच्छे से तैयार करना होगा आपको अपने आगामी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, और इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड अच्छे से आपको अध्ययन करना होगा। तो आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो दोस्तों वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग में आंध्र प्रदेश प्रथम सूची पर था। सूची में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होता है। तो दोस्तों यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए आपको करंट अफेयर्स पर भी पकड़ बनानी होगी, और करंट अफेयर्स में आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं सभी तरह के, उस पर भी आपको नज़र बनानी होगी। और अभी ओलंपिक हुआ है, पैरालंपिक हुआ है, आईपीएल चल रहा है, और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है, इन सब पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए हैं तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि किस किस ने जीता, महिलाओं में कौन जीता, पुरुषों में कौन जीता, एकल में कौन जीता और डबल में कौन जीता। इन सब को आपको तैयार करना होगा। अगर आप करंट अफेयर्स और जो मैंने अभी बताया इन सब को तैयार करते हैं तो आप इस पेपर में करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी प्रश्न करके आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिकाको इकी। दोस्तों ये भी उस वक्त में करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था। तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड आप सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें आगामी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आप जीएस के पार्ट में बहुत अच्छा करके आ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन गुडरिच। जॉन गुडरिच ने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की थी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो कि चंद्रयान से संबंधित है। तो ये है चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है। ये भी दोस्तों उस वक्त का करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न था। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितने हैं? ये थी दोस्तों 14 डेज, 14 दिन। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1956, 1956। तो दोस्तों आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटीए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यूजीसी की पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए। यूजीसी हिस्ट्री के लिए कानून एक्ट कब बना, कब पारित हुआ और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो यूजीसी के काम हैं, यूजीसी कौन कौन से काम करता है और कौन से काम नहीं करता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटीए नेट जेआरएफ के जनरल पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इससे भी पढ़ते हैं तो प्रबल संभावना है कि आपका पेपर जीएस के पार्ट का बहुत अच्छा होगा। तो आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मतलब अगर हम इसे कहें तो यह है MAT LAB। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों
अगर आप NTA नेट और UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम फेस करने जा रही हैं तो आपको आंकड़े और उनका विश्लेषण, इससे संबंधित प्रश्न भी, इससे संबंधित अध्ययन भी आपको करना होगा। तो देर न कीजिए, अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। तो दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिलेबस में आपके भी शामिल है कंप्यूटर, और ये प्रश्न भी कंप्यूटर से हैं। तो आपको जीएस के पार्ट में कंप्यूटर के बारे में भी जो उसके बेसिक पार्ट्स हैं, जो उसकी बेसिक जानकारी है, वो सब आपको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो भी संभवतः कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों, हम जानते हैं बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक ज़माने में चला करता था, और गूगल तो आजकल जो है नंबर 1 चल रहा है। तो ये सब क्या है? सर्च इंजन है। नंबर ऑप्शन डी जो है विंडोज़, ये क्या है? ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी विंडोज़। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विंडोज़। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं जो कि कंप्यूटर से ही संबंधित है। तो दोस्तों, कंप्यूटर से 3-4 प्रश्न अब तक आ चुके हैं। उम्मीद है कि आगामी एग्ज़ाम में भी इसमें इसी तरह से कम 4-5 सवाल कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और इंटरनेट से संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न जो कि होता है हमारा 23वां, उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, ये भी कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित प्रश्न है। इसके ऊपर आपको अच्छे से पकड़ बना लेनी चाहिए। तो ये है, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? तो दोस्तों, कि ईमेल जो आईडी होती है वो कौन सी सही होती है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक वैध ईमेल आईडी कैसे बनती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैध मेल आईडी ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है name@website.info। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी कर लेनी चाहिए इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, ये भी कंप्यूटर के बेसिक पार्ट से संबंधित है। आइए देखते हैं 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है, एक कंप्यूटर डिस्क यानी सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? ये स्टोरेज से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 680 मेगाबाइट 680 mg मेगाबाइट स्टोरेज डाटा एक कंप्यूटर की डिस्क यानी सीडी में भंडारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न, उसके बेसिक पार्ट्स, उसके स्टोरेज, रैम, रोम, सीपीयू, एएलयू और जितने भी पार्ट्स हैं, आउटपुट, इनपुट और इंटरनेट से संबंधित सभी प्रकार की शब्दावली, वेबसाइट, इन सब पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि आप, अगर प्रश्न कंप्यूटर के मिलते हैं, और दोस्तों मिलेंगे, कम से कम आपको 4-5 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित मिलने वाले हैं। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आप बहुत अच्छे से इस असिस्टेंट प्रोफेसर के चैनल पार्ट में आप कराएंगे। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ है
तो क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलवायु, जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। पर्यावरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है, जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये पर्यावरण से संबंधित है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना हो चाहिए। और जो ओजोन मंडल है, पर्यावरण है, ये सब अच्छे से पकड़ आपकी बननी इस पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। संविधान के 42 संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? दोस्तों ये प्रश्न भी उस वक्त का करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, उत्तराखंड। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलती रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? दोस्तों ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण डेज 2021 में हुए हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि कौन सी डेट में कौन सा महत्वपूर्ण डे रहा है और उनकी थीम क्या क्या थी। ख़ास तौर से विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, ओजोन दिवस, और अभी अगस्त में कौन सा दिवस गया था, खेल दिवस, और इसी के अलावा योग दिवस, उसकी थीम क्या थी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कहने का मतलब ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस 2021 में गुजरे हैं उन सब की थीम आपको मालूम होना चाहिए आगामी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2018 में किस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी बोले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये भी एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है उस वक्त का। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। तो दोस्तों एनजीटी से संबंधित सभी जानकारी आपको पढ़ लेनी चाहिए। ये कब बना और इसका पहला चेयरमैन कौन था, आज के वक्त का इसका चेयरमैन कौन है, तो इससे संबंधित सभी जानकारी आप पढ़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न है अब उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। तो शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों जितने भी जलप्रपात हैं वो विश्व के हैं और जो भारत के हैं ख़ास तौर से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, इन सब के बारे में आप
जानकारी हासिल कर लीजिए, अभी वक्त है। आप करंट अफेयर अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर से एक ऐसा पार्ट है जो आप 100 में से 100 कर सकते हैं, चूँकि आप उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, चूँकि सभी घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटित हो रही होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर एडवाइस दी है, जो भी आपको सलाह दी है UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, उस सब पर आप अमल करके अपनी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और NTA NET JRF से तैयारी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब आप लेते रहेंगे, और आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने आगामी इन एग्ज़ाम में अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आप सबसे विदा चाहते हैं।